नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। यहाँ हम आपके साथ रीसेंट अपडेट और एग्रीकल्चर करंट अफेयर को आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज हम एक रीसेंट अपडेट आपके साथ लेकर आए हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक खेती को लेकर भारतीय सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली क्या फैसला लिया गया है, प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों अभी ज़रूरी है और आने वाले समय के अंदर इसमें आपका सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। यानी कि किसानों को जो कि प्राकृतिक खेती की ओर अगर अग्रसर होना चाहते हैं तो उनको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए इस पूरी स्कीम को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, ये एक मिशन है, ये सरकार की एक स्कीम है जो कि नवंबर 2024 में इस स्कीम को लाया गया था। और इससे पहले एक स्कीम थी भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति योजना, और उस स्कीम को रीस्ट्रक्चर कर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो स्कीम है इसको लाया गया है। और जो भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति योजना थी वो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही स्कीम थी, यानी कि इस स्कीम को भी आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही आगे लेकर जाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको जानने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि 25 नवंबर 2024 से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और ये एक रीस्ट्रक्चर स्कीम थी भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति योजना की। और इस स्कीम को, जो भारतीय कृषि पद्धति योजना है, वो 2020-21 से 2022-23 तक इस स्कीम को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है वो रन किया जा रहा था। और इस स्कीम का मेन टारगेट क्या है कि देखो, हम जिसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्या है, अभी सरकार ने क्या निर्णय लिया है वो बाद की बात है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि होता क्या है तो फिर इसके बारे में कोई डिस्कशन करने का फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि लगातार केमिकल्स का प्रयोग हमारी खेती में बढ़ता चला जा रहा है, जिससे इकोसिस्टम के ऊपर, यानी कि जो हमारा जैव तंत्र है या ये कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है, इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। और वहीं आप लोग ये भी जानते हैं कि पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे ना कि केवल आपकी सॉइल बल्कि वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो लिविंग बींग्स है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारा केमिकल फ्री फार्मिंग है, यानी कि एक प्रकार से जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। अब बात करें इसमें अभी तक सरकार के द्वारा जो आपका निर्णय लिया गया है उसको लेकर जो ऑब्जेक्टिव्स यहां पर इस स्कीम के अंदर है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भारतीय सरकार के द्वारा मेनली जो की प्रोविजन लिए गए हैं स्कीम को लेकर वो क्या है। देखो, जुलाई 2025 तक लगभग 10 लाख किसान इसमें ऐड हो चुके हैं। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन फार्मर अभी तक इसमें एनरोल कर चुके हैं। और भारतीय सरकार का टारगेट है कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ किसानों को इसमें जोड़ना है। और इसमें मेनली जो कवरेज किया जा रहा है वो लगभग टारगेट रखा गया है 7.5 लाख हेक्टेयर का 15,000 क्लस्टर्स या ग्रुप के थ्रू, जिसके अंदर एक क्लस्टर के अंदर लगभग आपके 50 फार्मर को 50 हेक्टेयर को जोड़ा जाएगा। और 50 हेक्टेयर मतलब टोटल आपका यहां पर 7.5 लाख है हेक्टेयर, और लगभग एक क्लस्टर के अंदर, एक ग्रुप के अंदर 125 किसान यानी कि फार्मर्स को जोड़ा जाएगा। अब बात करें इसके लिए टोटल बजट, तो 2481 करोड़ रुपए का जब आपका नवंबर 2024 में स्कीम लाई गई थी तो टोटल आपका 2481 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें सेंटर सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार का जो बजट था वो 1584 करोड़, और जो राज्यों का यहां पर इसमें एनरोलमेंट रहेगा वो लगभग 897 करोड़ का रहने वाला है। और बात करें इसमें तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी आपके सेटअप किए जाएंगे। अब ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्या होते हैं, देखिए आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। जैसे हम खेती को अगर उत्पादन करते हैं, खेती का प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार की इनपुट की हमें आवश्यकता होती है। इनपुट मतलब जैसे हम आपकी फसल को उगाने के लिए बीज को प्रयोग में लाते हैं, तो अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक सीड यानी कि एक बीज जैसे एक इनपुट के रूप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया कि हमारी जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़कर हम नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक
प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं तो इसमें केमिकल्स का जो प्रयोग है वो बिल्कुल कम करना पड़ेगा। लेकिन अब जो जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो चुकी है या आपकी फसलों में कोई कीट आएगा, कोई बीमारी आएगी, तो उनको कैसे रोका जाए? तो उनको रोकने के लिए आपको कुछ इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके ऐसे इनपुट होंगे, जो कि ऐसे आपके प्रोडक्ट होंगे जो कि केवल और केवल ये कह सकते हो कि पौधों के आधार पर या आपके जो जीवित आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के आधार पर इनको आपका तैयार किया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं बीजामृत। अब बीजामृत एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि काओ के यूरिन से या ये कह सकते हो जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं से इसको तैयार किया जाएगा और उसके साथ उस सीड को ट्रीट किया जाएगा जो कि बोने से पहले, जिससे उस फसल के अंदर बीमारियां कम आएगी और वो बीज जो है वो अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन उत्पादन दे पाएगा। अब इसीलिए यहां पर क्या है कि इनपुट जो है वो अवेलेबल करवाना किसान को जरूरी है, क्योंकि हर किसान जरूरी नहीं है कि वो आपका इनपुट को डेवलप कर पाएगा। जैसे अगर हम आपकी प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें जीवामृत, बीजामृत इनको तैयार करना पड़ता है और हर किसान के पास उतनी जगह या उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है कि हर किसान इन इनपुट को, आपका जीवामृत या बीजामृत को बना पाए। तो अब इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो इनपुट रिसोर्स हैं इनको डेवलप किया जाएगा और इसके साथ में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। लगभग 3900 साइंटिस्ट, मास्टर ट्रेनर और ऑफिशियल्स जो हैं वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के टीचर हो सकते हैं या कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको स्पेसिफिक आपका अपॉइंट किया जा सकता है और उनको ट्रेनिंग देकर आपके फार्मर्स को गाइड करने के लिए जो है इनको भेजा जाएगा। इसी के साथ में लगभग आपके 28,000 कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, जैसे कि आप लोग जानते हैं गांवों के अंदर आंगनबाड़ी होती हैं, तो आजकल आंगनबाड़ियों का जो वर्क है वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो वहां पर जो आपके एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं इनको भी आपका गाइड कर इनको भी ट्रेनिंग देकर आगे जो है वो आपका किसानों के पास समझाने के लिए एक्सटेंशन के तौर पर इनको जो है आपका ट्रेन किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 3.5 लाख किसानों को आईसीआर जो केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि आपको पता होगा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी के अंडर में इसको पहली बार आपका ये कह सकते हो डेवलप किया गया था। टीएनयू के अंडर में आपको पता होगा टीएनयू के अंडर में इसको पहली बार आपके तमिलनाडु के अंदर इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन टारगेट यहां पर यही था कि किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना और जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है उनको प्रोवाइड करवाना, जिससे समय समय पर किसानों की जो है वो सहायता की जा सके। तो वहां पर भी अब किसानों को क्या की जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 17,000 कृषि सखियों को भी आपका इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन और गाइडेंस के तौर पर लाया जाएगा। अब ये जो कृषि सखी होती हैं ये महिलाएं होती हैं जो कि एग्रीकल्चर में अच्छी नॉलेज रखेंगी, उनको आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको समझाया जाएगा, उनको बहुत सारा आपका ऐसा ये कह सकते हो कि गाइड किया जाएगा जिससे वो आपका नेचुरल फार्मिंग में किसानों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगी। अब इन सबका अगर मोटिव अगर आप लोग देखोगे तो एक चीज यहां पर समझ में आएगी कि किसान का फायदा होने वाला है, फार्मर का बेनिफिट होगा। दूसरा, यहां पर जो लोग इसमें रोजगार से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि कृषि सखी हो सकती हैं, ये ट्रेनर्स हो सकते हैं, कम्युनिटीज और रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं, अब इन सबको यहां पर क्या मिलने वाला है? रोजगार मिलने वाला है। तो रोजगार के नए आयाम, यहां की एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो जनरेट होंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें तो किसानों को एक एडिशनल सपोर्ट भी मिलेगा। आगे मैं बताने वाला हूं कि किसानों को लगभग आपका प्रति एकड़ 4,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ज्यादा सूटेबल है। और कहीं ना कहीं उनको एक चीज और यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक किसान के लिए केवल एक ही एकड़ होगा और ये 4,000 जो रुपए दिए जाएंगे वो लगभग 2 साल के लिए उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के तौर पर दिए जाते हैं इनपुट्स वगैरह को परचेज करने के लिए। वैसे कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती अगर हम करते हैं तो उसमें इनपुट की आवश्यकता काफी कम होती है, या जैसे कि हम सुभाष पालेकर जी की बात करें तो उनके आधार पर तो आपकी जो प्राकृतिक खेती है उसमें पैसा आपका 0 के बराबर लगता है या फिर ना के बराबर आपका लगेगा। तो वही बात है, यहां पर जितना भी आपका इनपुट है 4,000 रुपए वो एज ए सरकार से सब्सिडी के तौर पर या ये कह सकते हो सहायता के तौर पर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि लगभग 1100 मॉडल फार्म को भी तैयार किया जा रहा है। मतलब देखो, अब वही बात है ना कि किसान जल्दी से किसी बात को नहीं मानता। किसान किसको मानता है? आंखों देखी को मानता है। तो किसान क्या करेगा? किसानों को दिखाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए आपके 1100 मॉडल फार्म को तैयार किया जाएगा। और यहीं अगर हम बात करें तो जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ट्रेनिंग्स है या आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो फार्म्स हैं या जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा ये डिफरेंट आपके डेमोन्स्ट्रेशन फार्म को तैयार किया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी और उसके अकॉर्डिंग फर्दर डिसीजन लेंगी और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि 806 आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को आपका एक्टिवेट
किया गया है, जिनका मेन टारगेट है कि ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड करवाई जाए और इसके साथ में रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग अब की जा रही है, कितने एरिया में डेवलप हो चुका है, कितना एरिया इसके अंदर में आपका अभी तक इंक्रीज किया जा चुका है। तो इसको लेकर सरकार इस वेबसाइट के थ्रू क्या करने वाली है, मॉनिटर करने वाली है, ताकि किसानों को या आपका वहां पर जो ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, उनकी इनपुट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो प्रॉपर होगा या नहीं होगा। और इसी के साथ में अगर कोई भी किसान अपना रजिस्ट्रेशन नया करवाना चाहता है तो वो सीजन से पहले, जब आपकी फसल की बुआई होती है तो उससे पहले अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकता है और आने वाले टाइम के लिए जो भी इस स्कीम के तहत बेनिफिट होंगे, फायदे होंगे, उनको लिया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर जो भी किसान अगर प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ता है तो उनको एक आपका नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम के तहत जोड़ा भी जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसके अंडर में? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के द्वारा यह इंप्लीमेंट किया जाएगा। और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो है भारतीय सरकार का द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में जिसे रन किया जाता है, उसके अंडर में सर्टिफिकेट किसानों को दिया जाएगा। और बाकी मैंने कहा था कि 4,000 रुपए प्रति एकड़ पर ईयर, सॉरी आपका प्रति एकड़ पर फार्मर, एक किसान को आपका एक ही एकड़ के ऊपर मिलेगा और 2 साल के लिए ये 4,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। और इसी के साथ में आपका 50 हेक्टेयर पर क्लस्टर विद अराउंड 125 फार्मर्स। और ये क्लस्टर्स जो चूज किए जाएंगे, ग्रुप चूज किए जाएंगे, ये भारतीय राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस एरिया में डेवलप करना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी के अनुसार वो फैसले ले सकते हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम बात करते हैं कि नेशनल मिशन जो है, वो हम पीछे जो बात कर रहे थे उसी को मैं यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मेन टारगेट यहां पर है टू प्रमोट द नेचर बेस्ड सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो प्राकृतिक खेती है उसको यहां पर बढ़ावा देना। और मेनली इसके अंदर जो आपका बायो इनपुट्स हैं, जिसके कारण हम लोगों को जो डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती जा रही है आपके फर्टिलाइजर्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, तो उस डिपेंडेंसी को कम करना और यहां पर जो बायो इनपुट्स है इनको यूज कर कर एक तो आपका प्राकृतिक खेती से क्या फायदा होगा कि जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। दूसरा इससे ये फायदा होगा कि यहां पर जो आपका हमें फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के लिए काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो हमें अब इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और उनकी वजह से जो नुकसान हो रहा था नेचर को, वो भी आपका कम होगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आपका अडॉप्ट करने के लिए, देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आपकी खेती के अंदर हम आज अपनाते हैं, तो उससे खेती में लंबे समय तक हम उस जमीन पर खेती कर पाते हैं और इसमें रिसोर्सेस को बिना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए और जो आपका वहां पर जैव तंत्र है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना नुकसान पहुंचाए, खासकर हमारे मित्र जो आपके कीट हैं या मित्र जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको साथ में लेकर चलते हुए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और आपका वहां पर आपका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें कोशिश ये की जाए कि आपका केमिकल या जो आपका प्रोडक्ट यूज किया जाए उससे किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना हो। नेक्स्ट है टू पॉपुलराइज द लाइवस्टॉक प्रेफरेबली लोकल ब्रीड ऑफ काउज, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉडल्स। देखो अब यहां पर क्या है कि मेनली आप लोग जानते हैं, मैंने कहा कि बीजामृत आपका बनाया जाएगा, जीवामृत बनाया जाएगा और ये बीजामृत जो और या फिर जीवामृत होते हैं, इनको अगर आप कभी भी, जैसे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में भारत में जो नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी हद तक प्रमोट करते हैं, उस जगह पर एक ही नाम आता है और वो है डॉक्टर सुभाष पालेकर जी। अब ये सुभाष पालेकर जी जो हैं, इनका लगातार पिछले कुछ समय से जो है एक ही टारगेट रहा है। इन्होंने अपने घर परिवार मतलब हर प्रकार से इन्होंने पूरा जीवन जो है वो प्राकृतिक खेती को दे दिया है। उनका एक ही मानना है कि किसानों के जीवन को बदलना है और किसानों की राह जो है वो हमें केमिकल फार्मिंग यानी कि जो केमिकल युक्त फार्मिंग है उससे निकालकर उन्हें प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना है। और जिसमें मेनली आपके जो देसी गाय हैं, देसी पशु हैं, उनको इंक्लूड किया जाए, जिससे क्या होगा कि एक तो ये जो देसी गायें हैं, इन प्रजातियों को हम लोग डेवलप कर पाएंगे, इन ब्रीड्स को हम लोग आने वाले समय के लिए और ज्यादा बेटर बना पाएंगे। और दूसरा, क्योंकि देसी गायों को जब ये बिना किसी काम की हो जाती हैं, मतलब जब दूध नहीं देती हैं, तब इनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब यहां अगर हम खेती करेंगे तो इनके द्वारा जो मूत्र आएगा, गोबर आएगा, उसको प्रयोग में लाया जा सकेगा आपका एज ए इनपुट के तौर पर। तो अब ये बेकार नहीं होंगी और इनको हम लोग पर्टिकुलरली यूज कर पाएंगे खेतों में इनपुट्स बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इससे यहां पर क्या होगा कि एक तो ये जो रोड की अंदर जो आपकी गायों की घूमने की समस्या है वो काफी हद तक कम हो पाएंगी और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो भी आपकी कहीं ना कहीं क्या हो पाएंगी, ज्यादा बढ़ा पाएंगे और हम लोग आपके ज्यादा लोगों को इसके साथ में स्ट्रेंथन या जोड़ पाएंगे। इसके साथ जो आपका केमिकल्स का प्रभाव हमारे
मानव स्वास्थ्य के ऊपर होता है, आपके वायु के ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर होता है, वो भी रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। टू स्ट्रेंथन ओन फार्म एग्रो इकोलॉजिकल रिसर्च एंड नॉलेज बेस्ड एक्सटेंशन कैपेसिटी ऑफ आईसीआर इंस्टीट्यूट, केवीकेज एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। अब देखो, जब एक चीज को सोचकर समझकर देखिए कि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जब किसी स्कीम को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मेनली ये कोशिश की जा रही है कि कैसे हम लोग जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में आपकी खेती को, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए भी कंपलसरी हो जाएगा कि कैसे हम एक फार्म इको बेस्ड जो सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल इनपुट्स को अप्लाई किए बिना, और वहां पर आपका जो गाय है या ये कह सकते हो कि जो आपका एनिमल प्रोडक्शन है उनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं और उससे कैसे आपका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ में टू बिल्ड अपॉन द ओन फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स एंड साइंटिफिक एक्सपर्टीज टू देयर बाय इवॉल्व एंड इंप्रोवाइज द लोकेशन स्पेसिफिक नेचुरल फार्मिंग पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर इंक्रीज स्प्रेड ऑफ द नेचुरल फार्मिंग। अब सिंपल सा फंडा है कि जो किसान ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनको हम लोग प्रोग्रेसिव फार्मर्स कहते हैं, जैसे कि मैं बार बार एक ही नाम लेता हूं यहां पर, और वो है आपके सुभाष पालेकर जी। लेकिन इसके अलावा अगर आप हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा के अंदर जो अभी रिसेंटली गवर्नर है, आई थिंक सो गुजरात के हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद रहा, लेकिन देवव्रत आप शायद जानते होंगे, जिनका कुरुक्षेत्रा के अंदर आपका गुरुकुल भी है और वहां पर वो 300 एकड़ में लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं। इसके अलावा एक हरिओम सर हैं जो कि आई थिंक सो एचयू के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार आपका जो है, तो ऐसे लोगों की एक्सपर्टीज के अंडर में जो नेचुरल फार्मिंग के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, यानी कि खेती को कैसे किया जाए, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा और बाकी लोगों को ट्रेनिंग इनके अंडर में यानी कि स्पोर्ट से दी जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका है टू एस्टैब्लिश द साइंटिफिक सपोर्ट कॉमन स्टैंडर्ड एंड इजी फार्मर फ्रेंडली सर्टिफिकेशन प्रोसीजर फॉर द नेचुरल ग्रोन केमिकल फ्री प्रोसीजर। मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो साइंटिफिकली सपोर्टेड कॉमन स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे कि अब आपको पता है कि आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोलते हैं कि एक खेत के अंदर इतना हमें पेस्टिसाइड डालना चाहिए कीटों को कंट्रोल करने के लिए, या आप लोग यहां पर बोलते हो कि भाई इतना हमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो उसी प्रकार से यहां पर स्टैंडर्डाइज आपकी जो इनपुट्स हैं उनको रिकमेंड किया जाएगा किसानों के लिए, ताकि वो कैसे अपने उत्पादन को फील्ड के अंदर बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में टू क्रिएट एंड प्रमोट ए सिंगल नेशनल ब्रांड फॉर नेचुरल ग्रोन केमिकल फ्री प्रोड्यूस। जो आपके प्रोडक्शन, देखो अब यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किसान उत्पादन भी कर लेगा, लेकिन उत्पादन करने के बाद अब इसको बेचेगा कैसे, उसके लिए कोई किसी प्रकार से आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे क्रिएट कर पाएगा। तो अब क्या है कि भारतीय सरकार के द्वारा एक सिंगल ब्रांड जो है वो नेचुरल ग्रोन प्रोडक्ट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, या ये कह सकते हो ब्रांड जो है वो आपका सेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम के अंदर उन उत्पादों को एक अलग पहचान मिल सकेगी, और जो आपके केमिकल युक्त जो फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं और जो नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट हैं उनके रेट में भी डिफरेंसेस रहेगा, जिससे जो आपके नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स हैं उनको ज्यादा यहां पर इंसेंटिव मिल पाएगा, ज्यादा पैसा मिल पाएगा और उनकी इनकम यानी कि आमदनी को जो है बढ़ावा मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है परंपरागत कृषि विकास योजना। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही इन स्कीम्स को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ना, ये 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और ये पहली ऐसी यहां पर ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी जो कि डायरेक्टली यहां पर नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम को लाया गया था। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक जो है आपका ये कह सकते हो कि विरोधाभास रहा है, और सरकारों के बीच में भी और किसानों के बीच में भी इसको लेकर काफी जद्दोजहद रही है कि भाई ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग को लेकर अभी काफी एस्पिरेटेड है गवर्नमेंट भी, और नेचुरल फार्मिंग के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा काफी प्रेज भी इसको किया जाता है। बात करें इसके अंदर तो टोटल फंड आपका दिसंबर 6 2024 को आपका अलग से दिया गया था, और वो आपका है 2170 करोड़ रुपए, और ये परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर आपका अगला पार्ट, तो हम देखो नेक्स्ट आपका यहां पर है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस है वो क्या है। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे जो नेचुरल फार्मिंग है उसके जो फादर हैं वो हमारे हैं मासानोबु फुकुओका, जिन्होंने वन स्ट्रो रेवोल्यूशन ये बुक लिखी थी। अब इसके आधार पर अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो प्राकृतिक खेती वो होती है जिसमें हम बिना किसी टीलेज के या बिना किसी वीड को रिमूव किए, चाहे वो आपका टीलेज के द्वारा हो या फिर आपका यहाँ पर केमिकल के द्वारा हो, वो हमें नहीं करना, जिसमें हमें किसी प्रकार के केमिकल को प्रयोग में नहीं लेकर आना है, और जिसमें हम किसी बाहर से इनपुट को लाकर भी नहीं डालेंगे। जो हमारे खेत में उपलब्ध हैं उन्हीं इनपुट को यूज करते हुए
आप जब प्रोडक्ट को तैयार करते हो, खेती करते हो, उसे कहा जाता है प्राकृतिक खेती। तो इसमें मेन प्रिंसिपल्स यही है कि केमिकल फ्री फार्मिंग इन्वॉल्व्स द लाइव स्टॉक प्रेफरेबली लोकल ब्रीड ऑफ काउ, इंटीग्रेटिंग द नेचुरल फार्मिंग मेथड एंड डाइवर्सिफाइड द क्रॉपिंग सिस्टम रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज एंड नेचुरल फार्मिंग रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम अमंगस्ट द सॉइल, वाटर, माइक्रोब, प्लांट, एनिमल, क्लाइमेट एंड द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। यानी कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जहां पर खेती की जा रही है वहां पर सभी जितने भी आपके इनपुट्स हैं, या ये कह सकते हो जितने भी आपके एंटरप्राइजेस हैं, उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाए। हमें बाहर से किसी उत्पाद को लाने की आवश्यकता ना पड़े और हम उन्हीं से आपके एक बेहतरीन खेती के उत्पाद को डेवलप कर पाएं और उस फील्ड में हम जैव विविधता को जितना हो सकता है उतना बढ़ावा दे सकें, जिसके अंदर एक आपके छोटे से छोटे पौधे से लेके बड़ा सा बड़ा पौधा होना चाहिए और सभी एक दूसरे के साथ एक रिदम के अंदर, एक हार्मोनी के अंदर जो है ग्रो करें, और जिससे वहां पर उस फील्ड के अंदर डाइवर्सिटी को हम लोग यानी कि विविधता को बढ़ाते हुए, जैव विविधता को इंक्रीज करते हुए और सभी लिविंग बींग्स के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए एक बेहतर आपका उत्पाद वहां से तैयार करें, ताकि वो बिना किसी केमिकल का हो और वो बिना किसी आपके ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए बिना जो है उसको हम लोग डेवलप कर पाए, जिससे जो हमारे मित्र कीट हैं या जो आपके मित्र ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग जो है मैक्सिमम आपका इंक्रीज कर सकें और उसी के द्वारा आपका जो एक कंट्रोल्ड सिस्टम है उसको हम वहां पर जनरेट कर सके, जो कि पारंपरिक रूप से हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा जो खेती की जाती थी उसमें यह भी कहा गया है और उसमें यहां पर इसको प्रमोट भी किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली आपके जो जीवामृत है या घन जीवामृत है या बीजामृत है, इनको प्रमोट किया जाता है, इनको एज ए इनपुट के तौर पर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट आपका मल्चिंग को, जिसको हम अच्छा दाना भी बोलते हैं, इसको बहुत प्रमोट किया जाता है नेचुरल फार्मिंग में। इसका मतलब होता है कि आपकी सॉइल के सरफेस पर जो हमारा प्लांट का बचा हुआ रेजिड्यू है उसको बिखेर दिया जाए, ताकि आपकी जो जमीन की नमी है वो बाहर ना निकले, उसको हम वहां पर प्रिजर्व कर सकें। और जो आपका ऑर्गेनिक मैटर जो आपका मल्चिंग के रूप में हम प्रयोग में ला रहे हैं वो अब धीरे धीरे मिट्टी में जब गलना स्टार्ट होगा तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा और आपकी जो सॉइल के अंदर सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भोजन की मात्रा को उपलब्ध करवा पाएगा, जिससे एक बेहतर मिट्टी का निर्माण होगा और एक बेहतर मिट्टी जो है वो एक बेहतर पौधे का निर्माण कर पाती है और आपका उत्पादन को बढ़ाने में सहायता हो पाती है। इसके साथ मल्टी क्रॉपिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि आपके अलग अलग हाइट के डिफरेंट पौधों को, जैसे हम वहां पर फलदार पौधों को भी लगा रहे हैं, छायादार पौधों को भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो टिम्बर यानी कि लकड़ी वाले जो पौधे उनको भी लगा रहे हैं, इसके साथ हम फसलें भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ फल, सब्जियां और जो हमारे ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, इनको भी हम लोग वहां पर ग्रो करवा रहे हैं और एक ही फील्ड से हम अलग अलग फसलों को उत्पादित करके और वहां से हमारी जीवन के लिए जो है हम लोग एक अच्छा उत्पादन जो है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, जैसे नीम बेस्ड काउ यूरिन या फिर आपका बटर मिल्क यानी कि लस्सी, इनके बने हुए उत्पादों को खेत में आप पेस्ट यानी कि जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बीमारियां हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या करोगे, इसका प्रयोग करोगे। इसके साथ में इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर थ्रू बायोमास रिसाइकलिंग, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि हमारे खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, आज भारतीय मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा लगातार पिछले कुछ सालों के अंदर क्या होती गई है, कम होती गई है, डिक्रीज होती गई है, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है। और बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी सॉइल है इसमें अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो काफी हद तक आपकी जो सॉइल की प्राकृतिक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और हमें बाहर से फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों को नहीं डालना पड़ेगा, जिससे किसान की जो आमदनी है वो ज्यादा बढ़ेगी और उसके जो खर्चे हैं वो क्या होते जाएंगे, लगातार कम होते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। और अगला हमारे यहां पर है कि इसका फायदा क्या होगा, तो मैंने अभी कहा कि किसान की जो लागत है वो कम होगी और जो प्रॉफिट है यानी कि लाभ है वो ज्यादा बढ़ेगा। आपके पर्यावरण के ऊपर इसका नुकसान जो है वो काफी कम हो जाता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य, पानी और आपकी हवा और इसके साथ साथ में मानव स्वास्थ्य भी क्या होगा, आपका बेहतर हो पाएगा और आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, इनके लिए एक बेहतर आपका जो क्लाइमेट है, पर्यावरण है, वो हम लोग उनको दे पाएंगे और आपका जो मिट्टी लगातार हमारी खराब हो रही है या प्राकृतिक रिसोर्सेज को हम लोग जो लगातार खराब कर रहे हैं वो खराब नहीं हो पाएंगे। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइक जैसे हमने कहा कि कृषि सखी है, सीआरपीज है, तो अब देखो आप लोगों को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा और इसके साथ साथ में किसानों की आमदनी भी
बढ़ेगी। और मैंने जैसे कहा कि आपका एक बेहतर फूड, बहुत बेहतर भोजन हमें जब मिलेगा, हमारी थाली में एक अच्छा खाना आएगा और लोगों को जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाएगा। क्योंकि आज जो ज्यादातर बीमारियां हमारे हम बॉडी के अंदर देखने को मिलती है वो ज्यादातर इन केमिकल्स की वजह से ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लगातार कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो जरूरी है कि एक प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, ऐसी स्कीम्स को जरूर प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि स्कीम्स को लाया जाता है, स्कीम्स को रखा जाता है कि हां हम इनसे किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे, लेकिन जब इनकी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो काफी अलग नजारा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर काफी बार किसानों को पता भी नहीं चलता है कि यह स्कीम कोई रन भी कर रही है, और उसका फायदा जो है वो ज्यादातर ऐसे किसान ले जाते हैं जो भी कभी खेती नहीं करते हैं, लेकिन वो जमीन के नाम पर वो अपना सारा मुनाफा वहां पर कमाकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन उनका कोई भी औचित्य नहीं होता है कि खेती करना, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकते हैं। तो इसलिए मेरा एक ही यहां पर कहना है कि इस करप्टेड सिस्टम को हमें दूर करना पड़ेगा, और खासकर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या जो आने वाले समय के अंदर भारत के बेहतर भविष्य निर्माण की आशा करते हैं, उन लोगों को यह जरूरी है कि ये एक अच्छी जानकारी है, इसको लोगों तक पहुंचाएं, किसानों को जागरूक करें। और इसके साथ साथ सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस सिस्टम को एक बेहतर सिस्टम बनाया जाए ताकि लोगों को वाकई में इससे फायदा हो सके। क्योंकि काफी हद तक हम लोगों को देखते हैं कि लोग गुमराह किए जाते हैं, किसानों को आज भी इस प्राकृतिक खेती के बारे में सही जानकारी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो गवर्नर मैंने कहा था कि आई थिंक सो राज्यपाल हैं आपका गुजरात के, और देवव्रत जो कि यहाँ पर मैं शायद नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा अगर मैं गलत लिया तो मैंने, तो वो क्या कर रहे थे, उनका मेन मानना था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी किसानों के बीच में काफी प्रॉब्लम थी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने अपनाया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा उनको नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, और प्राकृतिक खेती को उन्होंने कहा कि मैं आज 300 एकड़ में कर पा रहा हूं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हां 300 एकड़ में कर पाना शायद मेरे लिए आसान था, क्योंकि मेरे पास जमीन जो है वो अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को जब देखा तो उसमें मुझे उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि मुझे यहां पर इसमें फायदा हो पा रहा था। और मैंने आने वाले समय के अंदर जब रिसर्च की, मैंने और ज्यादा इसके ऊपर काम किया, तो पता चला कि हम छोटे से छोटे किसान को भी इसके साथ जोड़ेंगे तो उसको भी फायदा होगा। तो देखो, अगर ऐसे अच्छे लोग, और खासकर जैसे हम सुभाष पालेकर जी की बात करते हैं, तो उन्होंने तो अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया। तो अब जरूरी है कि हम वाकई में इसकी जो ताकत है उसको पहचाने, क्योंकि हमारे पर्यावरण में, हमारे प्राकृतिक स्रोतों में इतनी ताकत है कि हम बेहतर उत्पाद तैयार कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है एक अच्छी और सही समझ की, और जिसके साथ आपका आगे बढ़ा जा सकता है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, ताकि एक अच्छी जानकारी सब लोगों तक पहुंचे और हम आने वाले समय के अंदर एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें, और हमारी जो समझ है, हमारी जो आपकी ताकत है, उसको हम आगे लेकर जा सकें। बाकी जय जवान जय किसान।